बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे G20 के उस मुतनाज़ा इजलास की जो मकबूजा कश्मीर में जिसका इनेकाद किया गया 22 से 24 मई तक, और इस इजलास से जो हिंदुस्तान एक्सपेक्टेशंस बनाकर बैठा हुआ, जो तवक्कुआत उसको थी कि इस इजलास से हम ये हासिल करेंगे, एक सॉफ्ट इमेज कश्मीर के अंदर, सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। तो आपको बताते चलें कि जनाब वो सारी कलई खुल चुकी है। उसकी बुनियादी जो बुनियाद जो उसकी डली है वो चीन ने जब इनकार किया कि हम नहीं जाते क्योंकि ये तो मुतनाज़ा इलाका है। वन ऑफ द की मेंबर्स G20 का भी दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत भी, और इसके साथ साथ P5 में वन ऑफ द P5, और इस जिसका जो वीटो है वो बहुत मैटर करता है। इसके साथ फिर जो हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, जिसमें KSA हमारा दोस्त मुल्क भी है, जिसे भाई भी कहा जाता है, उन्होंने भी इजिप्ट के हवाले से भी, इंडोनेशिया के हवाले से भी, और सबसे बढ़कर तुर्की के हवाले से भी उन्होंने जिस जो है वो पैगाम को, जिस मैसेज को लाउड एंड क्लियर किया इंडिया के सामने कि ये फोरम है तो उसे आप ट्रेड तक रखें, ये फोरम है तो उसे आप टूरिज्म तक रखें, ये फोरम है तो इसे आप जो बाहमी हमारी तिजारत है उस तक रखें। इस फोरम को हमेशा की तरह दूसरे फोरम्स की तरह, जैसे हार्ट ऑफ एशिया का फोरम, जैसे SCO का फोरम, बाकी फोरम्स की तरह इसे मुतनाज़ा ना बनाएं। और इसमें जो काविशें हुई, हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया। पाकिस्तान के सिफारत खाने जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो दुनिया के जो पावर सेंटर्स हैं उनको इस हवाले से आगाही दिलाने की कोशिश की कि ये रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की थी, ये आपकी रेजोल्यूशंस थी, ये हमारी रेजोल्यूशंस नहीं थी, ये आपने पास की थी। आपने कश्मीरियों को कहा था कि आपने हथियार नहीं उठाने, हम आपका कजिया जो है वो हल करेंगे, हम आपका केस लड़ेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि इन कंट्रीज ने तो इनकार कर दिया, ये तो शरीक नहीं हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो डेलीगेशंस हाई सतह के ऊपर आने थे उनका लेवल लो किया गया, और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई क्लैरिकल स्टाफ जो है वो लोग उन्होंने आके इस समिट में या जो एक टूरिज्म के ऊपर इन्होंने एक ढकोसला करने की कोशिश की, उसमें किया। इसमें हम देखेंगे जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं उसने किस हद तक काम किया। कश्मीरियों के जो डायस्पोरा है, जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, और ख़ास तौर पे जिसे कह सकता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे वजीर खारजा हैं, उनका जो विजिट था उन्हीं डेट्स के अंदर मुजफ्फराबाद का और बाकी जिलों के अंदर का, जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा सिर्फ नहीं हूं, मैं कश्मीरियों का वजीर खारजा हूं, मैं उस तरफ के कश्मीरियों का भी वजीर खारजा हूं, मैं इस तरफ के कश्मीरियों का भी वजीर खारजा हूं। इस पर बात करेंगे जनाब कि किस हद तक इंडिया को एक और सेटबैक हुआ है इंडिया की सरजमीन के ऊपर ही, जो उसने भारत से हटकर मकबूजा कश्मीर के अंदर ये काम करने की कोशिश की। इस पर बात करेंगे। बड़े जबरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया। हमारा स्टूडियोज में साथ दे रहे हैं जनाब फैजुल्लाह फिराक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका ताल्लुक GB से है और बड़ा आपका एक एक्सपीरियंस है सहाफत के मैदान में भी और सियासत के मैदान में भी। फैजुल्लाह फिराक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया। इनके साथ तशरीफ फरमा एडवोकेट सुंदस मलिक साहिबा, बहुत बड़ा ब्रेन तस्वर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, और जो लीगल इश्यूज के ऊपर इनकी बड़ी काविशें हैं और ख़ास तौर पे कश्मीरी ख़वातीन के हवाले से इनका बहुत काम है। टेलीफोन लाइन के जरिए इंजीनियर मुश्ताक मिर्जा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा।
रिजर्व पुलिस फोर्स की छावनी बनाने के बावजूद मोदी सरकार अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकी। G20 इजलास की नाकामी इस बात का सबूत है कि भारत अपनी रेशा दवानियों और चालों के बावजूद कभी मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बना पाएगा। सबसे पहले शामिल करते हैं फैजुल्लाह फिराक साहब आपको। हाउ डू यू सी, जिस कितनी बड़ी हजीमत हिंदुस्तान को उठानी पड़ी है, इतनी बड़ी प्रिपरेशंस हुई और इतना ज़्यादा इसको मार्केट किया गया कि मकबूजा कश्मीर में ये समिट करने जा रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में करने जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, और एक अहमियत के हामिल मौजू पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर श्रीनगर के इलाके में मुनक़िद करने का मकसद ये था कि वो ग्लोबली ये मैसेज कन्वे करना चाहता था, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, कि यहाँ जो है, यहाँ एक इस तरह का माहौल है कि कश्मीर के लोग हमसे खुश हैं। हम चाहे इनको जंजीरों में पाबे जंजीर करें या उनके ऊपर जबर करें या इस वैली को जो है सब जेल में लेके जाएं या नो गो एरियाज़ बनाएं, जिस तरह की बर्बरियत की कंटिन्यूटी वहाँ पर जो चल रही, दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ के लोग खुश हैं। और जिस तरह हमने 5 अगस्त 2019 में जो इक़दाम उठाया वो भी ठीक किया है, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक किया है, और इंडियन हुकूमत अब जो कर रही है वो भी इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कर रही है। इस मकसद के तहत वहाँ पे मुतनाज़ा इलाके में, जिस तरह यूनाइटेड नेशन की चार्टर में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर है कश्मीर की 3 इकाइयाँ, उधर उन्होंने ये समिट बुलाने का फ़ैसला किया और बुलाया। दूसरी तरफ जो वैली और मकबूजा कश्मीर के जो इलाके थे, जो पॉपुलेशन आबादी थी, उनको ये कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी कि ये आलमी दुनिया को हम लेके आए हैं, यहाँ हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जिससे टूरिज़म को फ़रोग मिलेगा, इस इलाके में डेवलपमेंट आएगी, तरक्की होगी, और आपका जो इलाका है ये दुनिया में चला जाएगा, और इससे दुनिया के जो तवज्जो है इस तरफ आएगी, और इससे यहाँ पे टूरिज़म आ जाएगी, मेन स्ट्रीम हो जाएगा। हाँ, जिससे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ़रोग मिलेगा, आपका फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप कैसे मुमकिन है कि आप एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप टूरिज़म को फैलाना चाहते हैं, और आम दिनों में आपने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वहाँ माओ की इज्जतों को तार तार कर रहे हैं, बहनों की सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, कई घर बर्बाद हो चुके हैं, लाखों शहीद हो चुके हैं, हज़ारों लोग अपाहिज हैं, वहाँ हॉस्पिटल स्कूल उनके लिए नोगो बन चुके हैं, रोज़ कोई प्रोटेस्ट वहाँ पे होता है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी खामोश हैं, हिंदुस्तान को खुद भी पता है वो जबर के ज़रिए वहाँ पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। तो आप साल के जो है 11 महीने तो वहाँ जुल्म कर रहे हैं, और आखिर में कई साल बाद एक कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं कि आपको टूरिज्म को फ़रोग मिला, ये कैसे मुमकिन है? तीसरी बात यह है कि इस G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से कश्मीर की 3 इकाइयों में प्रोटेस्ट हुए, लिखा गया है, बोला गया है, एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, और लोगों ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि ये एक नाजायज़ काम है। एक मुतनाज़ा इलाके में एक मुतनाज़ा समिट का उन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान अपने उन इलाकों में भी कर सकता था जो उनकी इंटीग्रल पार्ट है उनके आइन में, और वहाँ पे क्यों नहीं किया? हमारा एतराज़ इतना सा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुतनाज़ा टेरिटरी के अंदर जब हम यहाँ पे कोई डैम बनाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, तो आप तो पूरी दुनिया में चीखते हो, आप दुनिया के जितने बैंक हैं उनको खतूत लिखते हो कि जनाब यहाँ पे फंडिंग रोक दी जाए, मुतनाज़ा इलाके हैं। तो जनाब आपने कैसे जुर्रत कर दी कि एक मुतनाज़ा इलाके में एक मुतनाज़ा कॉन्फ्रेंस आप मुनक़िद कर रहे हैं और वहाँ के रहने वाले लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं, और इसके बावजूद तमाम तर नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बावजूद वहाँ पर लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। एहतजाजी मुजाहरे हुए, और उससे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पे वहाँ कश्मीर की सड़कें और गलियाँ वीरान थी, और लोगों ने भी इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट से बाहर निकल के एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा वहाँ चले गए, उसने एक स्ट्रांग मैसेज कन्वे किया। ठीक है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मैं इसमें आपको शामिल करूँगा। सुंदर साहिबा, ये फरमाइए कि एक मैसेज था जो हिंदुस्तान ने दुनिया को देने की कोशिश की कि देखें कश्मीर में सब अच्छा है, ये नया कश्मीर है आर्टिकल 370-35A के खात्मे के बाद, और यहाँ सब नॉर्मल है। और एक मैसेज कश्मीरियों ने विद इन मकबूजा कश्मीर, आउटसाइड मकबूजा कश्मीर, इन आज़ाद कश्मीर एंड आउटसाइड आज़ाद कश्मीर, आउटसाइड जो बाकी दुनिया जिसको डायस्पोरा कहा जाता है, एक मैसेज कश्मीरियों ने भी दिया है, एक मैसेज हुकूमत पाकिस्तान ने भी दिया है, एक मैसेज पाकिस्तान के दोस्तों ने और P5 के एक की मेंबर ने भी दिया है। दोनों मैसेजेस को अगर आप मुआजना करें तो ज़्यादा तगड़ा मैसेज किसका था और किसका मैसेज ज़्यादा पुरअसर रहा? जी थैंक यू। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक कहावत है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। एक तरकीब इंडिया ने बनाई और उन्होंने सोचा कि हम श्रीनगर के अंदर इस तरह की एक G20 टूरिज़म कॉन्फ्रेंस करते हैं जिससे कश्मीर की एक पीसफुल इमेज दुनिया के आगे जाए
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چائنا کے بائیکاٹ نے، ٹرکی کے بائیکاٹ نے، ایجپٹ کے بائیکاٹ نے، انڈونیشیا کے بائیکاٹ نے، پاکستان کی ایک افیکٹو ڈپلومیسی نے ان کے سارے کیے درے پہ بری طرح سے پانی پھیر دیا. جہاں تک آپ بات کریں نیریٹو کی، آئی تھنک دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس بات سے انکاری ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جو لوگ G20 میں باوجود اس کے کہ they knew for a fact that it was a disputed territory and yet they chose to join the summit and send their low level diplomats to join the summit, they have given a clear message کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اتنی ہی ڈیلنگ رکھنا چاہتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. ہاں ہندوستان ایک اکانومی ہے جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا اپنے لو لیول ڈپلومیٹس کو بھیجنا بھی ایک میسج ہے that they too do not take Kashmir as an undisputed integral part of India, rather a place which is not safe for their own people. جس حد تک انڈیا نے کارڈن اینڈ سرچ آف آپریشنز کروائے، جتنی انہوں نے اریسٹ کروائیں، جس طرح انہوں نے حریت لیڈرز کی آواز کو دبانا شروع کیا، اتنا دبایا کہ محبوبہ مفتی جیسی عورت بول پڑی کہ یہ تو گوانتانامو بے ہے اور اس کا ٹور دینے کے لیے آپ بلا رہے ہیں دنیا کے لوگوں کو. فاروق عبداللہ نے کیا کہا؟ فاروق بالکل انہوں نے بھی اگر آپ سری نگر میں کرا رہے ہیں تو جموں میں کیوں نہیں کروا رہے؟ اس کا مطلب exactly there is a difference. So the message is loud and clear, and thankfully alhamdulillah the narrative is loud and clear that the world has rejected India's narrative of Kashmir being a peaceful valley and rather has accepted the fact کہ انڈیا نے، ہندوستان نے کشمیر کے اوپر ایک جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کے جو ہورڈنگز تھے ان کے پیچھے چھپے ہوئے فوجیوں نے بتا دیا کہ کس طرح کشمیریوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، چپ کرا کے یہ کچھ دن کی ایک فساد کریٹ کی گئی تھی جو ان کی بہت ساری فلموں کی طرح، جس طرح آج تک کل بالی ووڈ میں ہو رہا ہے، بری طرح سے پٹ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. انجینئر صاحب، آپ نے ہمارے اینالسٹ کی جو کامنٹس ہیں وہ بھی سنے، آپ کی طرف آتے ہیں. وزیر خارجہ پاکستان کا یہ کہنا کہ میں صرف پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں، میں آزاد کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کا بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کا بھی وزیر خارجہ ہوں. کس حد تک حق ادا کیا ہے؟ کشمیر کے ساتھ جو اہل پاکستان کو رغبت ہے، جو رشتہ ہے، جی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کرتے چلے. 9 مئی کو GSU راولپنڈی پہ حملہ کرنے والوں میں سے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے. شرپسند کی شناخت راجہ ماجد حسین دھنیال کے نام سے سامنے آئی ہے. اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلے 9 مئی کو GHQ راولپنڈی پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے. شرپسند کی شناخت راجہ ماجد حسین دھنیال کے نام سے سامنے آئی ہے. راجہ ماجد حسین دھنیال PTI شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر اور مرکزی سیکرٹری لیگل افیئر جیسے اہم عہدوں پر فائز رہا ہے. راجہ ماجد حسین دھنیال GHQ پر حملے سے قبل مظاہرین کو اکساتا رہا. راجہ ماجد حسین دھنیال نے ریاست مخالف شدید نعرے بازی اور توڑ پھوڑ میں مرکزی کردار ادا کیا. فوجی املا خصوصی GHQ حملہ کرنے پر اکسانے، پرتشدد مظاہروں کی سرپرستی کرنے اور فوج مخالف نعرے بازی پر راجہ ماجد حسین دھنیال کے خلاف قانونی گھیرا تنگ ہو چکا ہے. اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں کہ گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو چکے ہیں. 9 مئی کو GHQ راولپنڈی پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے. شرپسند کا نام راجہ ماجد حسین دھنیال ہے. PTI شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر اور مرکزی سیکرٹری لیگل افیئر جیسے اہم عہدوں پر یہ شخص، یہ شرپسند فائز رہ چکا ہے. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سینا گیزٹ کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے یہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا. پاکستان ہر دم ہر طرح سے سفارتی طور کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق، ان کی آرزوؤں کے مطابق آواز دنیا کے کناروں تک پہنچا رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے
कि दुनिया के अपने मफादात है, क्योंकि भारत एक बड़ी मंडी है और जैसे सर मंडी वाली बात तो आपकी ठीक है, इससे मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन नहीं, ये जो आप जरा इस मैं वही- टॉपिक पे रहे और जरा बताएं जो काविश जो की गई है उस काविश के जो सम्राट आए बतौर कश्मीरी आप किस हद तक मुतमईन है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर काज को फरोग दिया। पहले तो हम ये क्लियर करें कश्मीरी के लिए, और कश्मीरी जानते भी समझते भी है, क्योंकि मैंने एक रोज इंटरनेशनल वो एक मीडिया सहाफी था, उसने कहा कि आप भारत का यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं ब्लैक? मैंने कहा हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम कश्मीर में सियाहत के फरोग के खिलाफ नहीं है, वहां की सनत व दस्तकारियों को फरोग मिलना चाहे, बैरूनी सरमायाकारी बढ़नी चाहे, लेकिन ये तब होगा जब कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी को पुरअमन तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए कश्मीरियों की पाकिस्तान से जबरदस्त मोहब्बत और उल्फत है, इसलिए कि पाकिस्तान उनके काज को प्रमोट करता है दुनिया में। यार इन कश्मीरियों को हक दे दो। हक दिलाने के लिए इंडिया गया यूएन और यूएन रेजोल्यूशन पास हुई। आप जो G20 में मुमालिक है उनको तो चाहिए था कि जमीनी हकाइक को देखते परखते, अब इनको नहीं मालूम, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाता। लेकिन भारत जैसे कि इन्होंने जो बाकी हमारे मेहमान मेहमान है उन्होंने वजह फरमाया कि भारत इंडिया इज इन्वॉल्वड इन ट्राइंग टू डिफूल द वर्ल्ड, कि यहाँ बहुत अच्छे हालात है। क्या उनको मालूम नहीं है कि 10 लाख फौजियों को जिनको ब्लैक लॉज के साथ वो किसी भी कश्मीरी को। इंजीनियर साहब मुझे ये बताइए कि जो स्मोक स्क्रीन भारत ने क्रिएट करने की कोशिश की, क्या वो क्रिएट कर सका या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं देखिए ना, उधर मैं वही हकीकत बता रहा हूँ ना, ग्राउंड सिचुएशन में जो शॉपकीपर से लाल चौक है, they were compelled to open their shops। मतलब 10 लाख फौजी जिस छोटी सी टेरिटरी में हो और उनको लेस हो जदीद साजो सामान से, और उनके सर नॉर्मलसी का पैगाम दुनिया में गया या नहीं ये बता दीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये G20 मुतासर हुई बजाते खुद, क्योंकि जिन ममालिक ने इसको बाइकआउट किया, दुनिया को पता चला कि यार डिस्प्यूटेड, चीन ने बाइकआउट किया, तुर्की ने बाइकआउट किया, सऊदी अरब ने बाइकआउट किया, स्पेशल बाइकआउट से सर मैसेज क्या गया? फिर मैसेज ये गई कि यार ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको हल करना है। तो फिर ये कामयाब हुई या नाकाम सर? जी ये कामयाब हुई या नाकाम सर? कौन सी G20? जी श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर ये असल में नाकाम हुई। बस यही बतौर कश्मीरी आपसे यही बात सुननी चाहिए थी। मैं दोबारा भी आपके पास आता हूं, हमें क्विकली की जानिब जनाब बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे खुद भारत के अंदर जो उस वक्त हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो सबसे बड़ी अक़लियत जिन्हें कहा जाता है, तकरीबन जिनकी आबादी जो है वो पाकिस्तान की आबादी के बराबर ही है, तकरीबन 22 करोड़ के करीब कहा जाता है कि वो लोग वहाँ पर मुसलमान बसते हैं। लेकिन मुसलमानों का हाल ये है कि उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि या आप पाकिस्तान चले जाएं या फिर आप घर वापसी करें। घर वापसी का मतलब ये है कि आप हिंदू हो जाएं, और अगर नहीं होते तो फिर आपके साथ हम ये जो कुछ करेंगे वो आप देख लें। तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसी नारे के ऊपर, उसी फलसफे के ऊपर, उसी जो है अपनी एक जिसे कहते हैं कि जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर, उसके ऊपर अमल करते हुए ये इस वक्त मसाजिद भी गिरा रहे हैं, ये दरगाहें भी गिरा रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये लगती है जिस केस का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये 100 साल पहले की एक मस्जिद है जिसे गुजरात में तामीर किया गया था। यहां से ये सड़क निकालनी थी इन्होंने, ये यहां से नहीं जरूरी थी। वो पुलिस के पास गए कि हमें प्रोटेक्शन दें, पुलिस ने कहा जी देंगे हम प्रोटेक्शन, लेकिन गिराने वालों को देंगे। वो अदालत के पास गए कि हमें प्रोटेक्शन दे, उन्होंने कहा हम भी प्रोटेक्शन देंगे लेकिन गिराने वालों को देंगे। ट्रस्ट के लोग खड़े देख रहे थे और उनके सामने से मस्जिद मिस्मार की जा रही थी। ट्रस्ट के लोग खड़े देख रहे थे, उनके सामने 3 दरगाहें मिस्मार की जा रही थी। शॉर्ट जरा देख लें ये क्या करना चाह रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, फिर वापस आते हैं। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल। ताजमहल नहीं, तेजो महल है। और भगवान चाहेंगे तो यह
जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। ताजमहल की भी अब खैर नहीं है, फैजुल्ला फिराक साहब। इस पे इंसान हंसे ना तो क्या, लेकिन इट्स अ सीरियस थिंग जो कुछ ये हो रहा है ज्ञान वापी के साथ, उससे पहले बाबरी मस्जिद के साथ, उसके बाद फिर हमने देखा यूपी के अंदर मसाजिद किस तरह, अब गुजरात के अंदर। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? वहाँ पे जो हो रहा है वो इंतहाई सीरियस है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े सीरियस हैं। जिस तरह मसाजिद को मिसमार किया जा रहा है, गुजरात में किया है, और ये 15 मई के लगभग 14-15 को हुआ है वहाँ पे जी। और हिंदुता जो इनका नज़रिया है जी, डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन, ये डॉक्ट्राइन बुनियादी तौर पर बड़ा खौफनाक है। इसके नताइज कैसे निकल सकते हैं, इसका जो आगाज़ उन्होंने किया है वहाँ पे, इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इंसानों को जबर करना है, ज़बरदस्ती चीज़ें करवानी है, मारना है, कत्ल गारतगरी, पत्थर और डंडू से सरेआम आपको मार रहे हैं। वहाँ लोगों की जो फंडामेंटल राइट हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं। कोई अपने आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करने से कासिर है, अपने मज़हब के मुताबिक, अकायद के मुताबिक, रस्म के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक। ये वहाँ पे बसने वाला उस शहरी का दर्द है जो मैं यहाँ बैठ के उस शिद्दत से महसूस नहीं कर सकता जो जिन पर बीती जा रही है वहाँ पे। हमें तो इनकी बातों से हंसी आती है, मजाक सा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर ये जो जबर है, इस जबर को बंद होना चाहिए। इसकी हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि दुनिया को बताना चाहते हैं, जनाब ये देखें, एक इंसान अपनी आज़ादाना तौर पर इस कुर्रे अर्ज़ पर जब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, जब इंसानी बुनियादों पे आपकी सोचें आगे नहीं बढ़ सकती, जब इंसानी एजेंडे के ऊपर आपकी चीज़ें, कवानीन और निज़ाम नहीं बनता, तो फिर वहाँ जंगल का कानून होता है। फिर क्या हिंदुत्व होगा? वो जंगल का कानून है हिंदुस्तान में, जंगल राज कर रहा है वहाँ पे। इंसानियत वहाँ पे नाम चीज़ कोई नहीं है। इतनी जहालत की वहाँ पे इंतहा है कि मजहब के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे, ये तो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं ना जबर, ये बाद जगहों पे सिखों पे कर रहे हैं, बाद जगहों पे अपने हिंदू की कास्टें हैं इनकी मुख्तलिफ, उन पे कर रहे हैं गैर इंसानी सलूक। तो बुनियादी तौर पर इनका जो डॉक्ट्राइन है वो गैर इंसानी डॉक्ट्राइन है और गैर कानूनी डॉक्ट्राइन है। दुनिया के कोई इंसान जो है ना, जो सोच रखता है इंसानियत कम्युनिटी का, वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम दुनिया से और दुनिया की ताकतों से और ह्यूमन राइट्स की दुनिया की ताकतों से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जबर है, इस जबर को रोका जाए और इनका जो खौफनाक किस्म का डॉक्ट्राइन है, गैर इंसानी डॉक्ट्राइन, इसको मजीद आगे चलने नहीं दिया जाए। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सड़क निकालते हैं इसके रास्ते में मस्जिद क्यों आ जाती है? कोई मंदिर नहीं आता, कोई और ऐसी? हम तो खैर मंदिर की गिराने की भी खिलाफ हैं, किसी भी मजहबी जो मकाम है उसको नहीं गिराना चाहिए, लेकिन वैसे ये ऐसे होता क्यों है कि आपने जब भी कोई जगह चौड़ी करनी होती है, यूपी के अंदर भी हमने देखा दरगाहें आगे गिरा दी, मस्जिद आगे गिरा दी। और दूसरा ये बताएं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो क्या